तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जानेंगे कि निम्न में से जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जैम के लिए क्या सबसे उपयुक्त फल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो जैम होती है, जेली होती है, मुरब्बा होता है, केचप होता है, सॉस होता है, ये होते क्या हैं या फिर इनको बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि जो जैम होता है, जेली होता है, केचप होता है, मुरब्बा होता है, सॉस होता है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो फल और सब्जियां होती है ये क्या होती है, जल्दी से सड़ गल जाती है, जल्दी से खराब हो जाती है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि सब्जी बनने वगैरह होती है तो उनमें एक या दो दिन के बाद में आपको बहुत सारी सब्जियां है, फल फ्रूट्स है वो खराब या फिर एक जगह आपको इकट्ठा मिलेंगे, मतलब याद रखिए कचरे में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सड़ गल जाते हैं, इसलिए उनका वेस्टेज में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब ये वेस्ट नहीं हो या फिर खराब नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फल और सब्जियां होती है इनकी हम प्रोसेसिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। अब इस प्रोसेसिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग प्रोडक्ट में तैयार कर देते हैं। जैसे कि जैम, सेब को अगर खराब होने से बचाना है आपको तो इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या बन जाएगा, इसका जैम बन जाएगा। और जैम तो आपने देखा ही होगा, लंबे समय तक इसे हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जैम या फिर जेली, तो जेली अमरूद की बनाई जाती है, मतलब अमरूद जल्दी सड़े गले नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जेली में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सॉस हुआ, केचप हुआ, ये सारे क्या होते हैं, प्रोसेसिंग मटेरियल होते हैं, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका हम लंबे समय तक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो ही चुका है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है, अमरूद, गाजर, सेव या फिर केला। तो याद रखिएगा जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है, वो होता है सेव होता है। और अगर आपसे पूछा था जेली, तो जेली के लिए कौन सा होता है, अमरूद होता है, गुआवा होता है। दोबारा से देख लीजिए कि जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल सेव होता है और जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल अमरूद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि निम्न में से सॉस के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। अभी हमने आपको बताया था केचप हो या फिर सॉस, तो ये दोनों ही किसके लिए या फिर किससे तैयार किए जाते हैं, याद रखिएगा टमाटर से ही तैयार किए जाते हैं। टमाटर से सॉस भी बनाया जाता है और केचप भी बनाया जाता है। ओके, टोमेटो सॉस हुआ, टोमेटो केचप हुआ, ये सारे मटेरियल क्या होते हैं, टोमेटो के ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जेली बनाने के लिए फलों में क्या आवश्यक घटक है। क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर आवश्यक घटक आपसे पूछा गया है, तो कौन सा होता है, गुदा होता है, रस होता है, पेक्टिन होता है, फिर विटामिन होता है। आपने ये तो बहुत बार सुना ही होगा क्वेश्चन कि जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या रहता है, बाकी सारे फ्रूट्स भी तो रहते हैं, उनकी अच्छी क्यों नहीं बनती, अमरूद की ही क्यों बनती है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि जेली अमरूद की ही बेस्ट क्यों बनती है, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अच्छी मात्रा होती है या फिर सर्वाधिक होती है। आप ऐसे मान सकते हो कि पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाने के कारण अमरूद का अच्छा जेली बनता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेली बनाने के लिए आवश्यक घटक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, याद रखिएगा पेक्टिन होता है। क्यों, इसका सेकंड रीजन भी आप जान लीजिए। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा पेक्टिन की मात्रा ही ये डिपेंड करती है, पेक्टिन की मात्रा ही ये निर्धारण करती है कि जो जेली है इसमें कितनी चीनी डालनी चाहिए, कितनी हम शक्कर का इसमें प्रयोग करेंगे, ये किस पर निर्धारण करता है, याद रखिएगा ये पेक्टिन की मात्रा पर ही निर्धारण करता है। ओके, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, दोनों रीजन्स आपको समझ आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी है। अब याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। जो डिब्बाबंदी की जाती है ये सबसे ज़्यादा किस फल सब्जी में की जाती है, मूली, मटर, सेम या फिर धनिया। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो। तो याद रखिएगा डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैनिंग या डिब्बाबंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसने भी सेकंड ऑप्शन बताया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि याद रखिएगा कैनिंग या डिब्बाबंदी सबसे ज़्यादा किस में की जाती है,
मटर में किया जाता है। किसमें की जाती है कैनिंग सबसे ज़्यादा, या फिर डिब्बाबंदी ये की जाती है मटर सब्जी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है। दोबारा से देख लीजिए कि फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सदाशिवम नायर, A.K. पुंडीर, K.D. गुज्जर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी, तो इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है वो कौन से है, याद रखिएगा सदाशिवम नायर है। दोबारा से देख लीजिए कि फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है, सदाशिवम नायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है? फल पकाने का एक रसायन है, फलों को परिरक्षित करने का एक रसायन होता है, फलों को हानिकारक रसायन होता है, या फिर इनमें से सभी, मतलब उपयुक्त सभी। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KMS हम जानते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये तो सुना ही होगा, एक होता है KMS, एक होता है सोडियम बेंजोइड। अब आपको शायद याद आ गया होगा कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोइड। ये दोनों ही क्या करते हैं, याद रखिएगा, फलों का परिरक्षण करने के रसायन होते हैं। क्या होते हैं, याद रखिएगा कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोइड ये दोनों ही क्या करते हैं, फलों को परिरक्षण करने का कार्य करते हैं। इसलिए राइट आंसर कौन सा होता है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेक्टिन की पहचान की जाती है मिथाइल परिरक्षण से, अल्कोहल परिरक्षण से, सोलोमीटर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है कि जो पेक्टिन की पहचान या फिर जो पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, ये किस परिरक्षण से किया जाता है, किस टेस्ट से किया जाता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है अल्कोहल टेस्ट से किया जाता है। याद रखिएगा कि पेक्टिन की कितनी मात्रा है, इसका अगर आपको निर्धारण करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर कौन सा हम टेस्ट करेंगे, वो करेंगे अल्कोहल टेस्ट हम करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, अल्कोहल टेस्ट हम करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पेक्टिन की मात्रा है कितनी है, और इसके अकॉर्डिंग जो चीनी की मात्रा हम डालते हैं जेली में, ये कितनी हमें डालनी चाहिए। इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल टेस्ट हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देहरादून, बेंगलोर, दिल्ली या फिर मैसूर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको ऐसे याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने ये तो सुना है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, तो आपने सुना ही होगा, कई बार सुना होगा। वैसे इसको हमने आपको कई बार बताया भी है, तो पहले आप बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि CFTRI कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर, देहरादून, दिल्ली या फिर मैसूर। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है CFTRI तो ये कहाँ पर स्थित है, मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। मैसूर जो कि कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। तो CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल परिरक्षण क्यों आवश्यक है। जो फलों का परिरक्षण किया जाता है ये क्यों किया जाता है, फलों की असमान या फिर असमय उपलब्धता के लिए, अधिक उत्पादन बचाने के लिए, दूरस्थ स्थानों के उपयोग के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो फलों का परिरक्षण किया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो स्टोरेज किया जाता है या फिर जो प्रोसेसिंग की जाती है फलों की, ये क्यों की जाती है। तो ये की जाती है, याद रखिएगा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया गया कि असमय उपलब्धता के लिए, मतलब किसी सीजन में, जैसे कि मान लीजिए रबी सीजन में आपको कोई फल नहीं मिल रहा है तो उसका हम रबी सीजन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सा फल है जो कि खरीफ सीजन में हमें नहीं मिलता है, लेकिन उसका हम परिरक्षण करके हम उसे खरीफ सीजन में भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको बताया गया है कि अधिक उत्पादन बचाने के लिए। अब आप कैसे बता सकते हो, तो याद रखिएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ फल है जो कि तुरंत खराब हो जाते हैं, अगर उनका प्रयोग 1 या 2 दिन नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, वो फल या सब्जी है वो तुरंत खराब हो जाती है। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका भी हम परिरक्षण कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि दूरस्थ स्थानों के उपयोग के लिए, मतलब
याद रखिएगा कि ऐसे कौन से फल है जो कि तुरंत खराब हो जाते हैं, तो उनका हम पहले तो क्या करते हैं, उसका हम परिरक्षण कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनकी अच्छी खासी हम पैकिंग कर देते हैं, और वे क्षेत्र जहाँ पर उनका प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, उत्पादन नहीं लिया जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं, जिससे क्या होता है, अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। और जो मान लीजिए कोई सा भी फल है जिसकी लाइफ साइकिल कम है, उसे हम परीक्षण करके उसकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छी खासी हम पेमेंट या फिर इनकम ले सकते हैं। तो ये सभी कारण होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, फल परिरक्षण करते हैं। ठीक है, इसके सारे या फिर इनके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, फल परिरक्षण कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि टमाटर सॉस को परिरक्षित करने के लिए कौन सा पदार्थ हम काम में लेते हैं। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि अगर आपसे पूछा है टमाटर सॉस को परिरक्षण करने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं। टमाटर सॉस का अगर आपको परिरक्षण करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोइड का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोइड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि चाशनी में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। अब किस इंस्ट्रूमेंट का, किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, जेलीमीटर या फिर सोलोमीटर। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो चीनी की मात्रा याद रखिएगा रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग कैसा है, तब आपको क्या बताना है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर या फिर रिफ्रैक्टोमीटर, जिसका प्रयोग हम गन्ने फसल में भी करते हैं। गन्ने फसल में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो गन्ने फसल में जो उसकी मैच्योरिटी स्टेज है वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जेलीमीटर, तो जेलीमीटर का प्रयोग क्या है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम जेलीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं और अल्कोहल टेस्ट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है सोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो नमक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछता है हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का याद रखिएगा आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक और बार आप देख लीजिए इन सभी का प्रयोग कि हाइड्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, रिफ्रैक्टोमीटर चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, जेलीमीटर पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए और सोलोमीटर नमक की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि फल व सब्जियों को सड़ने का प्रमुख कारण कौन सा है। फल व सब्जियां तुरंत सड़ जाती है या फिर सड़ गल जाती है, इसका कारण क्या होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है, यस्ट होता है या फिर खमीर होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो फल और सब्जियां खराब होती है तो ये जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा खराब होती है, बैक्टीरिया के द्वारा खराब होती है। किसके द्वारा होती है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के द्वारा खराब होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गमिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है डिब्बी सील करने के लिए, लेबल चिपकाने के लिए, कोर्क लगाने के लिए या फिर रस निकालने के लिए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गमिंग मशीन, तो इसका जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, लेबल को चिपकाने के लिए। याद रखिएगा गमिंग मशीन का प्रयोग किसके लिए कैसा है, ये कैसा है, लेबल को चिपकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि नमक के घोल की मात्रा ज्ञात की जाती है, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था कि अगर आपसे पूछता है नमक की घोल की सांद्रता या फिर मात्रा, तो ये किससे ज्ञात की जाती है, ये की जाती है सोलोमीटर के द्वारा। अभी आपको बताया गया था जैसे कि रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग, तो रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चीनी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग नमी की आर्द्रता को मापने के लिए। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान की आर्द्रता तापमान को मापने के लिए। ठीक है, सभी का आपको पता चल ही गया है। तो याद रखिएगा नमक की घोल की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है, सोलोमीटर से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से रासायनिक परिरक्षण पदार्थ कौन कौन से हैं। निम्न में से रासायनिक परिरक्षण पदार्थ कौन कौन से हैं, सोडियम बेंजोइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, एक या दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है रासायनिक परिरक्षण, तो इसके लिए दोनों का ही प्रयोग कैसा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कैसा है और सोडियम बेंजोइड का भी प्रयोग कैसा है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो
कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग रंगीन फलों के लिए किया जाता है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग रंगहीन फलों के लिए किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग रंगीन फलों के संरक्षण के लिए किया जाता है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग रंगहीन फलों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि फलों का रंग विरंजित हो जाता है पोटेशियम के कारण, सल्फाइड के कारण, बेंजोइक अम्ल के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। अब याद रखिएगा, विरंजित का मतलब होता है कि रंग का उड़ जाना। फलों का रंग किसके कारण उड़ जाता है ये आपसे पूछा गया है, पोटेशियम के कारण, सल्फाइड के कारण, बेंजोइक अम्ल के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब अगर आपने क्लासेस हमारे रेगुलर ली होगी तो आपको ये तो पता होगा ही कि जब सोडियम बेंजोइट या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जब प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है कि ये जो पोटेशियम होता है ये क्या कर देता है, फलों का रंग को उड़ा देते हैं। क्या करता है, याद रखिएगा, अगर आपने पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों में कर दिया तो उससे क्या होता है कि ये जो रंगीन फल है उनके कलर को उड़ा देता है, उनके रंग को उड़ा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि फलों का रंग विरंजित किसके कारण होता है, पोटेशियम के कारण हो जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास सब्जेक्ट के लिए। जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।